नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम जिस मुद्दे की चर्चा करने वाले हैं वो मुद्दा काफी गंभीर और काफी संवेदनशील है। मुद्दा है कि कैसे होती है हाई कोर्ट के जजों के ऊपर कानूनी कार्रवाई। तो इसी विषय की आज चर्चा करने वाले हैं और ये मुद्दा इस समय इसलिए चर्चा में है क्योंकि हाल ही में आग लगने के दौरान जो जस्टिस यशवंत वर्मा है उनके घर से कथित तौर पे भारी मात्रा में जो नकदी बरामद हुई, तब से ये मुद्दा चर्चा में है कि आखिर इन जज साहब के सरकारी आवास पर इतने भारी मात्रा में आखिर नकदी कहां से आई, क्यों आई, इसका इस्तेमाल कहां पर होने वाला है। और इस पूरे मामले में देखें तो जो देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, जो संजीव खन्ना है, उनसे ये कहा गया कि जो भी आरोपी जज है उन्हें कोई भी न्यायिक जो कार्य है वो न सौंपा जाए। और जो सीजीआई है संजीव खन्ना, उनके अनुसार ये कहना है कि ये आंतरिक जांच का मामला है और संस्थागत जो विश्वसनीयता है उसके लिए ये एक पूरी गोपनीय प्रक्रिया है। और इसी मामले के संदर्भ में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उन्होंने वरिष्ठ न्यायाधीशों की एक समिति बना दी है जो क्या करेगी कि यशवंत वर्मा के सरकारी आवास पर आग लगने के दौरान जो भारी मात्रा में जो नकदी पाई गई, उस नकदी के संदर्भ में पूरी जांच करेगी। ये जो जांच है, इस जांच के जो परिणाम होंगे, जो निष्कर्ष होंगे, वो जो समिति है उस निष्कर्ष को दर्ज करेगी और फिर उससे संबंधित जो भी रिपोर्ट है उसे सीजीआई को प्रस्तुत करेगी। समिति के अनुसार देखें तो आरोपों में अगर दम पाया गया तो फिर न्यायाधीश को हटाने से जुड़ी हुई जो कार्रवाई है वो शुरू की जा सकती है। और इस पूरे मामले में देखें तो इस कार्रवाई के संदर्भ में कहें तो जो सीजीआई है वो सीधे जो भी आरोपी यशवंत वर्मा जो जस्टिस है उन्हें स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या इस्तीफे की सलाह दे सकते हैं। अगर सलाह से वो इनकार कर देते हैं तो फिर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो देश के महामहिम राष्ट्रपति से और प्रधानमंत्री से इस समिति के जो भी निष्कर्ष हैं, जो रिपोर्ट्स हैं, उनसे अवगत कराएंगे और उसके बाद न्यायाधीश के हटाने से संबंधित जो भी कार्रवाई है वो आगे बढ़ेगी। तो इस तरह की पूरी प्रक्रिया है। तो इस प्रक्रिया और इस घटनाक्रम से जुड़े हुए जो भी अहम पहलू हैं उन पर आज के एपिसोड में हम डिटेल से बात करने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि कैसे होती है हाई कोर्ट के जजों के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया और ये मामला चर्चा में क्यों है। तो आवास पर नकदी मिलने के मामले में ये जांच का सामना कर रहे जो दिल्ली के हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति हैं यशवंत वर्मा, इनसे दिल्ली हाई कोर्ट ने न्यायिक संबंधित जितने भी इनके कार्य हैं वो वापस ले लिए हैं और उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट के प्रधान जो न्यायाधीश हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना, उन्होंने जस्टिस वर्मा के विरुद्ध उच्च स्तरीय एक जांच जो कमेटी है वो बैठा दी है। न्यायिक कार्य वापस लेने और दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का जो आदेश है वो इस मामले में अब चर्चा का विषय बना हुआ है। अगर बात करें कि जो जस्टिस यशवंत वर्मा है इनके ऊपर आखिर मुख्य आरोप है क्या, तो दिल्ली हाई कोर्ट के ये जो जस्टिस है यशवंत वर्मा, इन पर आरोप लगे हैं कि दिल्ली स्थित इनके सरकारी आवास पर भारी मात्रा में जो नकदी है वो बरामद हुई है। 14 मार्च की घटना है और इस 14 मार्च को उनके आवास के एक स्टोर रूम में क्या हो गई, आग लग गई। और इसके बाद कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं कि इसके लिए फायर ब्रिगेड को बुलाया गया और उस दौरान ये घटना देखने को मिली कि यशवंत वर्मा के इस सरकारी आवास पर एक रूम में भारी मात्रा में जो नकदी है वो मिली। इस सूचना के तहत देखें तो अभी तक जो यशवंत वर्मा है उनके खिलाफ इन हाउस जांच प्रक्रिया जारी है और इसके लिए अब देश के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना है उन्होंने इसके लिए 3 जजों की एक कमेटी बना दी है। तो इस कारण से अब ये पूरा मामला अब चर्चा में आ चुका है। इसमें अगर हम बात करें कि हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनके खिलाफ जो कार्रवाई है वो कैसे होती है, तो थोड़ा सा इस विषय पर हम डिटेल से बात करते हैं। देखिए, जो उच्च न्यायालय के जज होते हैं उनके खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है, लेकिन इसमें सबसे खास बात समझने वाली बात है कि जो पुलिस है ऐसे मामलों में खुद से जज के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं कर सकती। ये एक तरह से देखें तो इन जजों को खास सुविधा प्राप्त है। इसके लिए राष्ट्रपति को भारत के चीफ जस्टिस की सलाह लेनी होगी और उसके बाद ये तय करना होगा कि एफआईआर दर्ज हो सकती है या फिर नहीं हो सकती है।
सुप्रीम कोर्ट ने अगर बात करें तो इस पूरे मामले में, इस तरह के जो मामले हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 1991 में 1991 में ये अपने एक फैसले में कहा था कि जब मद्रास हाई कोर्ट के एक पूर्व चीफ जस्टिस थे, उनके खिलाफ जब भ्रष्टाचार की शिकायत दर्ज हुई थी, तो उस समय ये पूरा मामला आया था और उसमें यही बात कही गई थी। उस दौरान देखें तो वर्ष 1999 में सुप्रीम कोर्ट ने एक इन हाउस प्रक्रिया का गठन किया, जिससे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जज हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो सके। और इस मामले में भी कहा गया कि अगर किसी जज के खिलाफ शिकायत आती है तो पहले हाई कोर्ट के चीफ जो जस्टिस है या भारत के चीफ जस्टिस जो है उनसे इस शिकायत की जांच करें। अगर वो पाते हैं कि जो भी शिकायत है वो बेबुनियाद है तो मामला वहीं पर क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर जज के खिलाफ जो भी शिकायत आई है उससे जवाब मांगा जाता है। अगर जवाब में चीफ जस्टिस को ये लगे कि आगे किसी कार्रवाई की जरूरत नहीं है तो मामला वहीं पर एंड हो जाता है। लेकिन अगर ये लगे कि मामले में कोई ना कोई सच्चाई है और इसकी जांच गहराई से होनी चाहिए तो भारत के जो चीफ जस्टिस है वो क्या कर सकते हैं, इसके लिए एक कमेटी 3 जजों की बैठा सकते हैं। अपनी कार्रवाई के बाद जो कमेटी है या तो जज को बेकसूर करार दे सकती है या फिर कसूर होने के बाद जो कमेटी है वो जज को इस्तीफा देने के लिए कह सकती है। ऐसे जो बातें हैं वो हमारे यहाँ जो कानून है उसमें दिए गए हैं। इसके अलावा इस्तीफा देने से अगर जज ने मना कर दिया तो समिति इनके संदर्भ में देखें तो उनके इम्पीचमेंट के लिए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को इस पूरे मामले यानी समिति की जो भी रिपोर्ट है उसके जो कह सकते हैं कि पूरा निष्कर्ष है उसके बारे में अवगत कराते हैं। ऐसे भी कुछ मामले देखने को मिले हैं जिसमें इन हाउस कमेटी के फैसले के बाद जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उन्होंने जो सीबीआई है उसको हाई कोर्ट के जज के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा। ऐसे कुछ मामले देखने को मिले हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व जज जो SN शुक्ला है उनके खिलाफ 2018 में इन हाउस कमेटी की प्रक्रिया चली थी, जिसके बाद उन्होंने इस्तीफा देने से मना कर दिया था। साल 2021 में सीबीआई ने उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप पर एक चार्जशीट भी दर्ज की थी। ऐसे ही देखें तो पंजाब हरियाणा के हाई कोर्ट के पूर्व जज जो निर्मल यादव हैं इनके खिलाफ भी सीबीआई ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और उनके खिलाफ जो मुकदमा है अभी तक देखें तो पेंडिंग पड़ा हुआ है। मार्च 2003 में दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जज समित जो मुखर्जी हैं उनको भी भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। तो ऐसे बहुत सारे मामले इससे जुड़े हुए अपने देश में अभी तक देखने को मिले हैं। अब देखना है कि जो यशवंत वर्मा है उनके मामले में ये जो पूरी प्रक्रिया है आगे कहां तक पहुंचती है और इसमें अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो फिर उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है, अगर वो बेकसूर होते हैं तो फिर क्या मामला देखने को मिलता है, ये अब भविष्य में जल्दी ही पता चलेगा। जज को कैसे हटाया जा सकता है, तो इस प्रक्रिया के बारे में देखें तो महाभियोग की ये प्रक्रिया होती है, काफ़ी लंबी चलती है। अगर लोकसभा के 100 सांसद, देखिए जो लोकसभा है उसके जो सांसद हैं, मेंबर ऑफ जो पार्लियामेंट है उनकी संख्या 100, या फिर जो राज्यसभा है, राज्यसभा के जो 50 सांसद हैं उनको कहीं ना कहीं इस जज को हटाने के संदर्भ में प्रस्ताव अगर देते हैं तो फिर सदन के अध्यक्ष या जो भी सभापति हैं उसको क्या करेंगे, स्वीकार कर सकते हैं। और इस प्रस्ताव के स्वीकार होने के बाद 3 सदस्यों की एक जो समिति है वो क्या करती है, इस मामले की जांच करती है और इसके संदर्भ में जो भी रिपोर्ट होता है वो सदन को प्रस्तुत करती है। अगर समिति पाती है कि जो भी आरोपी जज हैं उनके खिलाफ जो भी कह सकते हैं आरोप लगाए हैं, जो आरोप लगाए गए हैं वो बेबुनियाद हैं, तो मामला वहीं पर खत्म हो जाता है। लेकिन अगर समिति जज को दोषी पाती है तो फिर इसकी जो चर्चा है वो दोनों सदनों में की जाती है और इस पर वोटिंग भी की जाती है। अगर संसद के दोनों सदन में विशेष बहुमत से इस आरोपी जो जज है उसको हटाने के संदर्भ में जो भी प्रस्ताव है वो स्वीकार किया जाता है
तो ये जो प्रस्ताव है ये राष्ट्रपति के पास फिर भेजा जाता है, जो जज को हटाने के आदेश देते हैं। और आज तक भारत में किसी भी जज को इस प्रकार हटाया अब तक नहीं गया है। हालांकि ये बात कही जाती है कि जो कोर्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट है, उसके कम से कम 6 जजों को हटाने की कोशिश अब तक की गई है, लेकिन इस तरह से अभी भी किसी भी जज को हटाया नहीं गया। अब देखने वाली बात है कि अभी हाल में जो आरोपी यशवंत वर्मा जस्टिस हैं, उनके मामले में क्या इस पूरे प्रक्रिया को फॉलो किया जाता है, ये आने वाले समय में देखा जा सकता है। अब भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि इस पूरे मुद्दे का जो केंद्र बिंदु बने हुए हैं वो भारत के मुख्य न्यायाधीश बने हुए हैं। तो एक तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वर्तमान में जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं वो संजीव खन्ना है। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य है यदि वो भारत का क्या है, नागरिक होगा, कम से कम 5 वर्षों तक किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो, और कम से कम 10 वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय में क्या रह चुका हो, अधिवक्ता रह चुका हो। भारत के जो भी राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा प्रतिष्ठित विधिवेत्ता माना जाना चाहिए, तो फिर क्या हो सकता है, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन सकता है। अगर हम बात करें मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में, तो देखिए राष्ट्रपति जो संविधान का अनुच्छेद 124 का भाग 2 है, इसके तहत मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। और निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश वरिष्ठता के आधार पर क्या होते हैं, उत्तराधिकारी की सिफारिश करते हैं। तो ये प्रक्रिया है, और जो भी केंद्रीय विधि मंत्री हैं उनकी सिफारिश को प्रधानमंत्री के पास वो फिर क्या करते हैं, भेजते हैं, और इसके बाद राष्ट्रपति को इसके लिए सलाह देते हैं। इस पूरे मामले के संदर्भ में देखें तो द्वितीय न्यायाधीश जो मामला है 1993 का, उस मामले के अनुसार अगर बात करें तो जो भी सर्वोच्च न्यायालय है उसके सबसे जो वरिष्ठ न्यायाधीश हैं उनको मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। तो इस तरह के मामले देखने को मिले हैं। इसके अलावा जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी जो भूमिका है, उनकी जो शक्तियां हैं, उन पर अगर हम बात करें तो कुछ महत्वपूर्ण इसके अधिकार होते हैं, जैसे मास्टर ऑफ द रोस्टर। एक तरह से देखें तो जो मुख्य न्यायाधीश हैं ये सर्वोच्च न्यायालय के जो पीठ हैं उनके मामले में ये इस पूरे मामले को आवंटित करते हैं, और पीठों की जो संरचना है वो भी तय करने का कार्य इन्हीं का है। कोलेजियम जो प्रणाली है उसके प्रमुख ये माने जाते हैं। जो भी मुख्य न्यायाधीश हैं वो सर्वोच्च न्यायालय के जो कोलेजियम है उसका कहीं ना कहीं वो लीडरशिप करते हैं, उसका नेतृत्व करते हैं। जो न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है, स्थानांतरण है, उसके लिए जिम्मेदार होता है। कोलेजियम के बारे में देखेंगे, प्रशासनिक जो प्राधिकारी हैं उस रूप में ये महत्वपूर्ण रूप से काम करते हैं, क्योंकि जो भी मुख्य न्यायाधीश हैं ये न्यायालय से संबंधित जो भी पूरा प्रशासन है, कर्मचारियों की जो नियुक्ति है, न्यायिक जो कार्रवाई का प्रबंधन है, पर्यवेक्षण है, ये सारा कार्य इन्हीं का होता है। इसके अलावा देखिए न्यायिक जो नेतृत्व है, मुख्य न्यायाधीश जो है वो पूरे देश में समान जो न्यायाधीश हैं उनमें प्रथम रूप से काम करते हैं, और अन्य न्यायाधीशों से श्रेष्ठ न्यायिक शक्ति एक तरह से देखें तो रखते हैं। लेकिन सामान्य तौर पर देखें तो जो भी अन्य न्यायाधीश हैं उनसे श्रेष्ठ न्यायिक शक्ति नहीं रखने के भी मामले देखने को मिले हैं। तो इस तरह की बातें पूरा इनके बारे में हम देख सकते हैं। इसके अलावा देखें तो मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीशों को हटाने को लेकर कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं, इन पर हमने पहले ही डिटेल से चर्चा कर ली है। इसके अलावा देखें तो एक महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी आती है कोलेजियम प्रणाली की। आखिर होता क्या है कोलेजियम प्रणाली? तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय और जो भी उच्च न्यायालय है उसमें जो भी न्यायाधीश हैं, जो जस्टिस हैं, उनकी जो नियुक्ति है, उनका जो स्थानांतरण है, उसके लिए एक पूरा सिस्टम बना है, एक तंत्र बनाया गया है। और ये संसद के अधिनियम के द्वारा स्थापित नहीं है, बल्कि एक औपचारिक तरीके से इसका निर्माण किया गया। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के जो भी निर्णय हैं, जो न्यायाधीशों के मामले हैं, उनके माध्यम से ये विकसित हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति के लिए मुख्य जो न्यायाधीश हैं और उनके साथ 4 जो वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं वो इसमें शामिल किए जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हाई कोर्ट नियुक्तियों के लिए जो उच्च न्यायालय स्तरीय जो कोलेजियम है उसका गठन किया गया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के स्तर पर देखें तो सुप्रीम कोर्ट स्तरीय जो कोलेजियम है वो बना हुआ है। अगर हाई कोर्ट के स्तर पर देखें तो उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं और 2 जो वरिष्ठ न्यायाधीश हैं वो इसमें शामिल होते हैं। और वहीं सुप्रीम कोर्ट स्तरीय जो कोलेजियम है उसके स्तर पर देखें तो जो मुख्य न्यायाधीश हैं और उनके अलावा सुप्रीम कोर्ट के जो 2 वरिष्ठ न्यायाधीश हैं वो इसमें शामिल होते हैं। तो ये पूरा घटनाक्रम हमने देखा कि आखिर जो ये बात कही जा रही है कि आग लगने के दौरान जो जस्टिस वर्मा है उनके घर से जो कथित तौर पे भारी मात्रा में जो नकदी बरामद हुई, और इस पूरे मामले के संदर्भ में अब इनके खिलाफ CGI जो है उन्होंने एक
3 जजों की जो समिति है वो गठित कर दी है। अब आने वाले समय में ये देखना है कि इस समिति के क्या रिपोर्ट आती है और उसके संदर्भ में इनके खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई होती है। इस पूरे मुद्दे की चर्चा की हमने और इसी मुद्दे पर आधारित एक प्रश्न देखते हैं। उच्च न्यायालय के जज को हटाने के प्रस्ताव के लिए लोकसभा में कितने सांसदों की आवश्यकता होती है? 20 सांसद, 25 सांसद, 50 सांसद या फिर 100 सांसद? तो इस पूरे मुद्दे की हमने चर्चा की। अब आने वाले समय में देखने वाली बात है कि ये कौन सा मोड़ लेता है और इस पूरे मामले के संदर्भ में जो भी आरोपी जस्टिस यशवंत वर्मा है, क्या वो अपने पद से इस्तीफा देते हैं या फिर ये कह सकते हैं कि क्या वो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेते हैं या फिर वो इससे इनकार करते हैं, तो उनके खिलाफ हटाने को लेकर क्या कानूनी जो प्रक्रिया है वो अपनाई जाती है। तो इस मुद्दे की चर्चा हमने की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।